बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये हम आगे बढ़ते हैं जी। टॉपिक अगला चैप्टर 17 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में। ये है जी बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स या इन डीफॉर्म्ड सॉलिड्स। मटेरियल्स ऑफ कोर्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी, गैसें भी, लेकिन यहाँ हमें पता है, अंडरस्टूड है कि मटेरियल से मुराद सॉलिड्स है। स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड सॉलिड्स। डीफॉर्मेशन क्या होती है, डीफॉर्म्ड सॉलिड्स क्या होते हैं, ये पिछले लेक्चरों में दोनों में आपको पता है, ये बातें हो चुकी हैं। और स्ट्रेन क्या होती है जानते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज़ है बच्चों, ये जो हम यहाँ पर जो बच्चों पढ़ने लगे हैं, ये बहुत हद तक मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कभी फ़र्स्ट ईयर में भी और मैट्रिक में भी खैर इसका हवाला मौजूद ही है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर में हमने ज़रा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था चैप्टर नंबर 7 में। ऑसिलेशंस का चैप्टर था बच्चों, चैप्टर 7 आपको याद होगा। उसमें आपने कोई बात की थी, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM याद होगा, कोई टॉपिक आपने पढ़ा था। वहाँ आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। और आपको वैसे पता ही है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है कि किसी स्प्रिंग को बच्चों दबा दें तो भी और फैला दें तो भी आपको पता है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो बराबर किसके होती है, वो बराबर होती है वर्क डन इन एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। ये बाकायदा चैप्टर 7 में आपने वो टॉपिक जो मैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसमें आपने वो सॉल्व भी किया था कि एक स्प्रिंग है, उसको अगर आप नॉर्मल हालत से ये फैला देते हैं, उसमें कुछ एक्सटेंशन पैदा कर दी आपने, एक्सटेंशन पैदा कर दी, तो वर्क डन जो था इस एक्सटेंशन के दौरान वो आप अगर निकालें तो वही होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसका मैं याद दिला दूँ, फार्मूला वहाँ पर आया था 12kx² इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का। कैसे आया था, क्यों आया था, अब ये बातें तो खैर उधर मौजूद है। सिर्फ आपको एक थोड़ी सी ये याद दहानी करवानी थी कि जैसे स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड कर दिया तो उसमें इलास्टिसिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भरी गई। कुछ मिलती जुलती बात बच्चों यहाँ है, मिलती जुलती बात है कि हम ये पीछे बातें कर चुके हैं, ये पिछले टॉपिक्स में जो आपने पीछे पढ़े हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह, डीफॉर्मेशन वगैरह, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। और ये टॉपिक ख़ास तौर पे जो पिछला ही पढ़ा था आपने, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये वाले, और उसमें आपने ये बातें कर ली हुई हैं। ये वाला आपने जो ग्राफ देखा था, तो आपको पता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर बात करें तो हमें पता है कि एक ग्राफ हम खींचते हैं फोर्स और एलोंगेशन का, इसको हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी कहा था। और मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि इसको फोर्स एलोंगेशन ग्राफ भी कह सकते हैं। ये अलोंग एक्स एक्सिस एलोंगेशन है, ये है चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, और अप्लाइड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें मालूम है कि विद इन दी इलास्टिक लिमिट अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो इस ग्राफ का है ये स्ट्रेट लाइन आता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, जो कि हुक्स रीजन है। अब बच्चों जिस तरह किसी, मैंने कहा स्प्रिंग को फैलाने में उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी जाती है, तो कुछ ऐसी ही बात अब यहाँ पर है। ये हमारे पास एक कोई सॉलिड मटेरियल की तार है और उसके सहारे मैंने एक हैंगर लटका दिया, हैंगर, ये हुक सी बंधी हुई है और साथ ही एक हैंगर है। ऐसे आप फिज़िक्स की लेबॉर्ट्री में वज़न, वेट, इस तरह के बहुत से देखेंगे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में। और इस हैंगर के ऊपर वेरिएबल वेट चढ़ाए जा सकते हैं। एक बाट चढ़ा दिया, दूसरा चढ़ा दिया, तीसरा, तो आप वज़न बढ़ाते जाएं, यानी वज़न बढ़ाते जाएं मतलब जो फोर्स लग रही है, वेट की फोर्स लग रही है, तो वो आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप डीफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें ओरिजिनल लेंथ फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ इसकी यहाँ तक थी, जो L0 कह दें, या फिर अकॉर्डिंग टू ये जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ना है इसके मुताबिक कैपिटल L कह दें, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल L कह दें। तो ये जो इतनी फिर वेट लटकाने से होगा, ये एलोंगेशन है, इसको हम स्मॉल l से ज़ाहिर कर देते हैं। तो कुछ इनका कुछ मामला हम यहाँ डिस्कस करने लगे। ये जो एलोंगेशन होने में, ये जो फैलाव होने में, ये उसी तरह ये जैसे x डिस्प्लेसमेंट हुआ था स्प्रिंग में, तो उसमें वो वर्क हुआ था, तो फैलाव के दौरान तो एनर्जी भरी गई थी। ऐसी ही कुछ एनर्जी जो स्ट्रेस बढ़ाने में यानी फोर्स बढ़ाने में, जो किसी सॉलिड की एलोंगेशन होके उसके जो मॉलिक्यूल अपनी जगह से थोड़े थोड़े खिसक जाते हैं,
थोड़े थोड़े खिसक के वो कुछ उस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे कभी ये पीछे आपने ये वाली सिचुएशन देखी थी। ओरिजिनल हालत ये है, थोड़े थोड़े डिस्प्लेस हो गए मॉलिक्यूल, और फिर जब आप फोर्स हटाएंगे तो फिर अपनी हालत में वापस आ जाएंगे। तो वो जो खिसक गए हुए हैं अपनी असल जगह से, उस खिसकाव की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, जिसका सबूत है कि जो ही आप फोर्स हटाएंगे तो ये वापस पहली जगह पे आ जाएंगे। जैसे स्प्रिंग पर फोर्स हटाते हैं तो वापस पहली हालत में आ जाता है। तो यही जो एनर्जी भरी गई इनमें, जैसे स्प्रिंग में भरी गई थी, तो इस एनर्जी को, क्योंकि ये स्ट्रेन की वजह से है, ये लेंथ में इजाफा हुआ है, तो इस वजह से इस एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ये तारफ़ मैंने डिटेल से बयान कर दिया। अब मैं यही बात, इसकी डेफिनीशन ऊपर से आपको करवाता हूँ। तो क्या है जी स्ट्रेन एनर्जी? कहता है दी वर्क डन इन डीफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। डीफॉर्म करने के दौरान जो वर्क हुआ मटेरियल पर, उसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। या फिर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। यही जो मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ये जो यहाँ पर बात की थी। तो ये बात हो गई। अगली बात वो कहता है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अच्छा, अब यहाँ अगली बात ये है कि चैप्टर नंबर 4 था फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 4 जो फर्स्ट ईयर में बच्चों देखा था आपने, वर्क और एनर्जी वाला, उसमें याद करें आप डिस्प्लेसमेंट लेते थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स लेते थे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आपने मुख्तलिफ तरह के ग्राफ बन सकते हैं। मसलन कांस्टेंट फोर्स ही तो इस तरह का ग्राफ आता है, तो ग्राफ के नीचे नीचे का जो एरिया था बच्चों, याद करें, ये आपने बातें पढ़ी हुई हैं, याद की हुई हैं, टेस्ट दिए हुए हैं। तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके बराबर आया था? या एरिया बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो ये लाइन है, एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये जो नीचे वाला एरिया है, ये बराबर आया था बच्चों वर्क डन के। कुछ ऐसी ही बात अब यहाँ भी होने लगी है। तो ये मैं बुक से ही डायरेक्ट ये बातें रीडिंग भी कर दूँ जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट दिया है। तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद यहाँ आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं इस जगह पे। तो कहता है इट कैन बी इट कौन? स्ट्रेन एनर्जी, या कहिए वर्क डन, या वो पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूलों में स्टोर हुई उनके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन की वजह से ड्यूरिंग द डीफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द डीफॉर्मेशन भी यहाँ पर लिख दें तो अच्छा है। मैं फिर पढ़ता हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग द डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी डेफिनेशन। अच्छा, फिर कहता है कि एक्सप्लेनेशन शुरू हुई। तो वो जो स्ट्रेन एनर्जी है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन या फोर्स एलोंगेशन ग्राफ, याद रहे ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। लेंथ ऑफ द स्पेसिमन जो भी आपने वो तार ली थी, उसकी लेंथ नहीं है बल्कि उसमें लेंथ में इजाफा है। ये चेंज इन लेंथ है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये एलोंगेशन है या एक्सटेंशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और कंसिडर करें जी, कहता कोई वायर है, ए वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली, लटकाई गई है अमूदन फ्रॉम वन एंड, एक सिरे से, वाइल द वेट इज सस्पेंडेड एट इट्स अदर एंड, जबकि दूसरे सिरे पर वजन लटका दिया। ये बातें अभी अभी यहाँ पर सारी यही मैंने की हैं, अभी जो आपने अभी अभी मेरी बातें पीछे जो आपने सुनी है। द स्ट्रेचिंग फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द सस्पेंडेड वेट। ये मैंने कहा हैंगर लटका दिया और उसमें एक बाट डाल दिया, एक वट्टा आपने डाल दिया, फिर दूसरा बाट, तीसरा बाट, तो इस तरह वेट आप बढ़ाते जा सकते हैं, यानी फोर्स एक्सटेंड होती जा रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ए ग्राफ कैन बी ड्रॉन, तो फिर आप एक ग्राफ खींच सकते हैं बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन, फोर्स एफ एंड एक्सटेंशन एल, एज शोन इन फिगर, जैसे ये शक्ल में दिखाया गया। ठीक हो गया। इफ़ द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड, अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं निकल गए हम, कल बात पीछे हो गई है, ये इलास्टिक लिमिट वगैरह सारी बातें हो गई, तो फिर द एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एफ। वो इलास्टिक लिमिट के अंदर वो जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है उसकी बात कर रहा है, हुक्स रीजन जो है उसकी बात कर रहा है। एज फोर्स एफ स्ट्रेचेज द वायर, इट डज सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द वायर। फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट कवर हो, जाहिर है जब यहाँ भी ये फोर्स, ये स्ट्रेच हुई है वायर, तो मोशन हुई है, मूवमेंट हुई है, फैलाव आया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एल ही वो असल में डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एलोंगेशन है यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होता है। चुनाचे उसने कहा कि जब फोर्स स्ट्रेच करती है इस वायर को, तो इट डज सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द वायर विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दी एक्सटेंशन एफ इंटू डी, क्योंकि थीटा तो जीरो है, एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो फोर्स जिधर को लगी है एक्सटेंशन उधर कोई हुई है जाहिर है, तो एफ इंटू डी कॉस 0 1 हो गया। तो ये वर्क जो है ये हम एफ इंटू डी से निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ इसने ये जो है इसकी बात की है, कोई बड़ी पेचीदा डायग्राम नहीं है, बेशक इधर से मैं आपको समझा दूं तो कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर असल में उसी तरह यही समझिए कोई मटेरियल था, कोई डक्टाइल सब्सटेंस का, उसकी बात हो रही है।
उसके ऊपर आपने ये वेरिएबल फोर्स लगाते रहे, वेट ज़्यादा और ज़्यादा करते रहे, तो जो वेट बढ़ा, एक्सटेंशन बढ़ी यानी एलोंगेशन हुई, तो एलोंगेशन और अप्लाइड फोर्स इनका आपस का ग्राफ फिर ये आपके सामने बुक पे अब डिस्कस भी करने लगे। ये है जी उसी ग्राफ का कुछ हिस्सा लिया है, वो जो आपने पीछे वाले टॉपिक में ये जो देखा था, तो उसका यहाँ तक का हिस्सा समझिए, पॉइंट बी तक का तकरीबन यहाँ तक का हिस्सा ये दिखा दिया, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर दिखा दिया। तो कहता है लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द वायर। आइए हम इस वायर पर जिसका ये ग्राफ दिखाया है, इसी वायर की असल सिचुएशन मैंने वैसे ये दिखा दिया, जो आपको आपने बनानी नहीं है क्योंकि किताब में नहीं बनाई हुई, वैसे तो सिचुएशन ये है जो मैंने दिखा दी है। तो इसी वायर की बात कर रहा है। तो कहता है कि लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द वायर व्हेन एक्सटेंशन इज L1, चेंज इन लेंथ L1 एंड फोर्स इज F1। हम फिलहाल इस पूरे ग्राफ में सिर्फ यहाँ तक 0 से लेके L1 तक जो एक्सटेंशन है, अभी इसके अंदर अंदर किया गया वर्क निकालना चाह रहे हैं, वही वर्क बराबर से स्ट्रेन एनर्जी के होगा। तो इस एक्सटेंशन तक फोर्स कितनी लगी, फोर्स कितनी हो गई थी बढ़ के, तो वो हो गई थी F1। तो ये ग्राफ में यहाँ से इधर को इतनी एक्सटेंशन L1 और यहाँ से इधर को ये फोर्स बढ़ते बढ़ते F1 हो गई थी। तो हम उस वक़्त का वर्क निकालने लगे हैं। फ़िलहाल इतने इतने पोर्शन ऑफ द ग्राफ का, ये जो OAB इस इलाके का हम इस यानी ग्राफ के नीचे जो एरिया है ये निकालेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा, जैसे अभी बताया आपको। तो कहता है फ्रॉम फिगर फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रही, फोर्स तो वो देखे ना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई विद एलोंगेशन इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन L1 फासला एक्सटेंशन L1 तक 0 से L1 एक्सटेंशन तक फोर्स बढ़ते बढ़ते F1 हो गई थी, विच चेंजेस फ्रॉम 0 टू F1। फोर्स कांस्टेंट नहीं रही बल्कि 0 से F1 हुई है ड्यूरिंग एक्सटेंशन 0 टू L1। ठीक हो गया। एक्सटेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ डेल्टा एक्स। छोटे छोटे एलिमेंट्स हर एक की डेल्टा एक्स जो एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन डेल्टा एक्स, कोई छोटा सा पोर्शन डेल्टा एक्स लिया है, तो उस पूरे जो एक्सटेंशन थी पूरी 0 से L1 तक, उसको छोटे छोटे डेल्टा एक्स के फासलों में हमने बांट लिया। सो द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ देम। फोर्स अगरचे वेरी हुई थी लेकिन इतने छोटे हमने डिस्प्लेसमेंट लिए हैं कि फ़र्ज़ कर लिया इस दौरान कांस्टेंट रही। देन वर्क होगा F इंटू डेल्टा एक्स, सिर्फ इतने हिस्से के दौरान वर्क होगा F इंटू डेल्टा एक्स। तो फिर टोटल वर्क इस पूरे 0 से L1 एक्सटेंशन तक यानी इस ग्राफ का O से B तक के पूरे ग्राफ का जो के दौरान जो टोटल वर्क है वो क्या होगा, वो ऐसी ही छोटी छोटी एक्सटेंशन जो ली हैं, ये छोटी छोटी जो पट्टियाँ बनी हैं, स्ट्रिप्स हैं, इन सब के एरियाज़ के मजमूए के बराबर होगा। और सब मिलके जो पट्टियाँ मिलके जिनका जब उनका एरिया जमा करेंगे तो ये बनेगा एक ट्राइंगल का एरिया। ये जो AOB ट्राइंगल है, ये एरिया अंडर द ग्राफ है। तो हमें अगर O से L1 एक्सटेंशन तक टोटल वर्क चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमने O से लेके B तक का जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया मालूम करेंगे जो ट्राइंगुलर शेप का है, तो हमें मिल जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन 0 टू L1। अब इतनी चीज़ में पहले तो एक छोटी सी पट्टी में किया गया वर्क F इंटू डेल्टा एक्स है, F इस दौरान लगी हुई है फोर्स F है और डेल्टा एक्स इस दौरान डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सटेंशन हुई। तो फिर total work done in producing the extension L1 is equal to sum of areas of these parts which is equal to the area of the triangle OAB या AOB कह लें। तो इन तमाम छोटे छोटे पार्ट्स का मजमूआ लें तो वो एक ट्राइंगल का एरिया बनेगा, AOB ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो फिर वर्क डन होगा एरिया अंडर द ग्राफ यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB या AOB, और वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ OA इंटू AB, हाफ बेस इंटू हाइट। और O से A तक जो है वो तो L1 है, और A से B तक जो है वो F1 एक्सटेंशन, उसकी फोर्स, वो फोर्स का फैला हुआ F1 है वहाँ। तो फिर वर्क हुआ हाफ F1 L1। अच्छा बच्चों, यहाँ तक जो ये बात सारी की है जो अभी की है, मैं आपको इसका बहुत ही मिलती जुलती बात याद दिलाऊँ। चैप्टर नंबर 4 की ही बात कर रहे हैं, उसी चैप्टर 4 की जिसका मैंने अभी यहाँ हवाला दिया था। तो चैप्टर 4 में आपने निकाला था वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। याद करें, कहा था कि जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रही, वेरिएबल थी, तो हमने वहाँ भी क्या किया था, हमने वहाँ किया था ये, कुछ याद आया जी, ये वाला काम हमने ग्राफ के नीचे नीचे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के नीचे नीचे हमने छोटी छोटी पट्टियाँ बना ली थी, रेक्टेंगल्स खींच ली थी, और उनमें से कोई एक चुनी थी आयत रेक्टेंगल, और पहले उसका आयत रेक्टेंगल का हमने निकाल लिया था एरिया। वो आया था FI cos थीटा, इधर को लिया था F cos थीटा,
और इधर को लिया था डिस्प्लेसमेंट, तो एफ आई कॉस थीटा इंटू डेल्टा डी आई, ये इतनी ये वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी आई था, और इतना एफ आई कॉस थीटा आई था फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है जिसने वर्क करना है ith कंपोनेंट ith स्टेप के दौरान, तो वर्क ये आया था। फिर क्या कहा था, फिर कहा था इसी तरह बाकी भी तमाम रेक्टेंगल्स का अपना अपना एरिया मालूम कर लेंगे और सब रेक्टेंगल्स का एरिया जमा करेंगे तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा और वो नियरली इक्वल टू वर्क डन होगा। हाँ, ये रेक्टेंगल्स बहुत पतली पतली होंगी तो एग्जैक्ट एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा और वही हमें चाहिए, वही वर्क डन के बराबर होगा। कुछ ऐसी ही बात अभी अभी जो ये बातें मैंने सारी की हैं ये बिल्कुल ऐसी ही है कि फोर्स तो कांस्टेंट नहीं थी, बढ़ती रही थी, वेरी हुई थी, तो हमने सारे ग्राफ के नीचे का एरिया हमें चाहिए था, वो वर्क डन के बराबर होना था। तो जब कांस्टेंट ना रहे तो फिर छोटे छोटे पैचेस किए नीचे अंडर द ग्राफ एरियाज़ के, उनमें से ये छोटा सा एक पैच, ये छोटा सा एक पट्टी ये उठा ली, इसका दौरान किया गया वर्क था एफ डेल्टा एक्स। तो फिर सिमिलरली तमाम छोटी छोटी पट्टियों का एफ फोर्स थी इस एक्सटेंशन के दौरान ये एफ फोर्स डेल्टा एक्स के दौरान। तो ऐसे ही तमाम छोटी छोटी पट्टियों की अपने अपने वर्क निकाल लिए, अपने अपने एरियाज़ निकाल लिए, और वो सारे मिलके जब टोटल ओ से बी तक का ग्राफ के नीचे का एरिया सब छोटी छोटी पट्टियों के एरिया के बराबर, मजमूए के बराबर होगा, और वो यहाँ ट्रायंगल बनती है, चुनाचे उसका हमने यूँ वर्क निकाल लिया। तो ये आपको पुराना मैंने वो साथ ही हवाला भी दिया जो आपको ऑलरेडी जानी पहचानी चीज़ है। कहता है दिस वर्क इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। यही है वो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा वायर में, जैसे स्प्रिंग में फैलाव के दौरान स्टोर हो जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई फिर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा, और जो ही छोड़ेंगे तो वापस जैसे स्प्रिंग सिकुड़ता है तो ये वायर सिकुड़ के पहली हालत में आ जाएगी। और ये वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी। इट इज़ द गेन, ये एक तरह से डेफिनेशन है जो मैं पढ़ने लगा हूँ स्ट्रेन एनर्जी की। इट इज़ द गेन इन स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, वो इजाफा, वो गेन जो हुआ है इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशंस। तो वो जो खिंच के थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था डिस्प्लेस हो गए हैं मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ये वाली सिचुएशन उसकी यहाँ थे, अब खिंच के यूँ हो गए हैं। तो इस खिंचाव की वजह से जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया है उन मॉलिक्यूलों में, वही है ये वर्क डन यानी स्ट्रेन एनर्जी। The above equation gives the energy in joules when force is in newtons and L is in meters। एक्सटेंशन मीटरों में हो और फोर्स न्यूटनों में हो तो जाहिर है ये जो वर्क है यानी स्ट्रेन एनर्जी है ये जॉउल्स में होगी। तो फिर यही वर्क ही स्ट्रेन एनर्जी है या कहिए पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ F1 L1। F1 हमारी जो मर्जी की कि जी हमने सिर्फ यहाँ तक L1 एक्सटेंशन तक ही बस चाहिए थी हमें स्ट्रेन एनर्जी, तो उस दौरान F1 फोर्स 0 से बढ़ के F1 हुई थी। तो इस वजह से इस फार्मूले में पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी हुई हाफ F1 इंटू L1। ये बेसिक पहला फार्मूला आ गया। अगर आप इस ये MCQs, ये कुछ MCQs में या कुछ एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स में भी आपको देखने को मिल सकता है कि यही फार्मूला किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में यूँ भी मिल सकता है कि जो वर्क हमने तो निकाला हाफ F1 L1, तो इसको हाफ F इंटू डेल्टा L भी लिखा हुआ देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह में आप, तो भी कोई हर्ज नहीं है। यानी L1 खुद लेंथ नहीं थी वायर की, इट वाज एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ, तो यूँ भी हो सकता है। और F1 वो फोर्स थी जो ड्यूरिंग एक्सटेंशन L1 लगी 0 से बढ़ के L1 एक्सटेंशन तक F1 फोर्स 0 से बढ़ के F1 हुई। तो ये भी वही F फोर्स समझिए जो डेल्टा L एक्सटेंशन के लिए जो 0 से बढ़ के F फोर्स हुई होगी। तो यही फार्मूला यूँ भी लिखा जा सकता है। आप कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल में इसको यूँ भी देखेंगे। ये पहला आ गया जी, ये पहला फार्मूला आ गया। अभी ये टॉपिक जारी है, आगे फिर हेडिंग है स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अच्छा, वैसे आपको बता दूं ये इलास्टिक मॉडुलस यहाँ क्योंकि चेंज इन लेंथ हुई है, ये सारी जो बात अभी डिस्कस की थी ये चेंज इन लेंथ की है, तो ये इलास्टिक मॉडुलस यंग मॉडुलस है बाय द वे। लेकिन किताब वाले ने एक जनरल बात कर दी उसके लिए, उसने कहा ये यंग मॉडुलस जो है इसको ई से ज़ाहिर किया, ई फॉर यंग मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयर मॉडुलस हो, तीनों ही इलास्टिक मॉडुलस हैं। पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं। तो उसने इसको ना किताब वाले ने इसको ई का नाम दिया, ई से ज़ाहिर किया। वैसे वाई से भी लिखा जा सकता है, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल वगैरह में आपको या कुछ किसी MCQ वगैरह में आपको वाई के तौर पर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में, जस्ट इस टॉपिक में उसको ई का नाम दिया गया। और आपको पिछले लेक्चर से याद है इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हम अब क्या करने लगे हैं, ये फार्मूला तो आ चुका हुआ है, ये फार्मूला तो आ चुका हुआ है किसका, वर्क का कह लें या स्ट्रेन एनर्जी का, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी अब हमने कह दिया है हाफ F1 L1। ये वो स्ट्रेन एनर्जी है जो L1 एक्सटेंशन तक जो खिंच के बॉडी में जो स्टोर हुई है, ये वो हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। फिर बाकी की और मज़ीद एक्सटेंशन L1 से L2 तक होगी,
तो भी मज़ीद अगला जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो निकाल लेंगे तो L1 से L2 तक एक्सटेंशन का वर्क यानी स्ट्रेन एनर्जी भी मिल जाएगी एंड सो ऑन। ये बाद में भी बात करते हैं। फ़िलहाल हम L1 एक्सटेंशन तक F1 फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी जो उसमें भरी गई है वो इतने इतने हिस्से की उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला मैंने बता दिया ये है। और इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये इन लफ्ज़ों में भी आपको पता, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इलास्टिक मॉडुलस। लेकिन इस केस में जो अभी डिस्कस किया, स्ट्रेस होगा F1 ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ फोर्स F1 है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और एक्सटेंशन यहाँ जो हुई है वो L1 है, ये वाली। तो इस वजह से नीचे आनी थी स्ट्रेन, ऊपर है स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे स्ट्रेन थी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ है L1 चेंज इन लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल L। ये बात शुरू से मैं कह चुका हूँ। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं F1 ओवर A डिवाइडेड बाई L1 ओवर कैपिटल L। ये जी, यही F1 ओवर A डिवाइडेड बाई L1 ओवर कैपिटल L। और इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस भी मैंने कहा कह सकते हैं। ये है जी F1 ओवर A, मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड को तो ये बन गया, ये पलट गया L ओवर L1। यहाँ से अगर मैं इस F1 की वैल्यू निकाल लूँ इस जगह पुट करने के लिए, उसको बेशक इक्वेशन 1 क्या छोड़ें, तो यहाँ से मैं F1 निकालता हूँ। ये बना जी ये A ऊपर चला गया, ये L1 भी ऊपर चला गया, ओवर ये कैपिटल L नीचे आ गया। जस्ट ये करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। समझिए 2 इंटू 1 इम्प्लाइज दैट, तो वो जो वर्क या पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी थी वो ऊपर वाली वो आई जी हाफ F1 की जगह ये सारी वैल्यू L1 ओवर कैपिटल L इंटू वो वाला L1 दो दफ़ा है, तो वो स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ गई हाफ L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L। दिस इज़ दी फाइनल फार्मूला। और इस फार्मूले को किसी MCQ वगैरह में यूँ भी लिखा हुआ पाएँ तो परेशान नहीं होना। ये स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला यूँ भी लिखा पाएँ तो ये मिल सकता है आपको E की जगह पर Y, क्योंकि मैंने बता दिया है, ये यहाँ पे बताया अभी, और A, और L1 स्क्वायर की जगह डेल्टा L स्क्वायर, रीज़न पीछे बता दिए, और डिवाइड बाई चलिए L ही है वो वही ओरिजिनल लेंथ। तो ये फार्मूला यूँ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके इस टॉपिक में इस तरह से है। ये जो ऊपर वाला है इक्वेशन नंबर 3 मैंने कह दी, ये मुकम्मल हुआ जी आपका टॉपिक के मैथमेटिकल स्टेप्स, और यही आपके सामने यहाँ भी किए हुए हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने फाइनल फार्मूला किसके लफ्ज़ों में निकाल लिया, हमने स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलास्टिक मॉडुलस के लफ्ज़ों में निकाल लिया। तो ये भी अब फार्मूला है जिसको मैंने भी बताया था कि कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वगैरह में हाफ F इंटू डेल्टा L भी लिखा हुआ, इस तरह भी देख सकते हैं। ये L1 चेंज इन लेंथ है, फोर्स का नाम F रखा जा सकता है। और ऐसे ही ये जो लास्ट फार्मूला है ये, अब ये दो फार्मूले ये और ये जो लास्ट वाला ये आपको ज़बानी याद भी रखने हैं, ये आगे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ होने हैं। ठीक हो गया जी। आखिर में जो 3 लाइनें हैं इनकी आप हेडिंग नोट दे लें, जैसे अमूमन हम किया करते हैं। तो नोट में वो बल्कि 2 नोट समझिए, 2 नोट हैं। पहला नोट क्या जी, पहला नोट ये है कि वो कह रहा है कि ये तो हमने जस्ट L1 एक्सटेंशन तक स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम L1 टू L2, हम यहाँ से यहाँ तक मजीद कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी इस एक्सटेंशन के दौरान, वो कह रहा है ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ ड्यूरिंग दैट पोर्शन। इस पोर्शन B to C के नीचे जो एरिया है उस ग्राफ का वो निकाल लें, तो दैट विल बी दी स्ट्रेन एनर्जी फ्रॉम L1 टू L2, इतने हिस्से के अंदर जो स्टोर हुई वो होगी। और ये शेप बच्चों, जो ज्योमेट्रिकल शेप, यहाँ ये तो ट्रायंगल बनी थी इतनी OAB या AOB कह लें, लेकिन ये जो बाकी का है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन दैट वायर, जिसकी बात अभी पीछे हुई थी, फ्रॉम L1 टू L2, तो फिर वी विल हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये वाला इतना इस एरिया का ज्योमेट्रिकल शेप ये जो बन रही है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। इस तरह की शेप को, ये मैं इधर चलिए फिर से इधर भी दिखा दूं, तो हम बात कर रहे हैं ये वाला। पहले तो हमने L1 एक्सटेंशन तक बात कर दी है, F1 फोर्स। अब हम इधर को ऑफ कोर्स एक्सटेंशन ली हुई है और उधर को ऑफ कोर्स फोर्स ली हुई है। और अब हम चलिए बात कर रहे हैं, समझिए कि L2 एक्सटेंशन, L1 से L2 तक अगर हमें चाहिए
ये वाला फिर एरिया मालूम करना पड़ेगा। ये O पॉइंट है, ये B है, ये A है, और ये वाला C है, और ये वाला आपकी बुक पे D पॉइंट का है, ये वाला पॉइंट। और मज़ीद भी थोड़ा सा आगे जाके ये वाला भी, और भी उसने नाम उनके लिखे हैं, तो ये कैपिटल G है और ये H है। फ़िलहाल हम अभी ये लीनियर पोर्शन की ही बात करते हैं, ग्राफ का लीनियर पोर्शन। L1 एक्सटेंशन तक भी उसी के अंदर थे और अब L2 तक भी उसी के अंदर है। तो ये वाली जो कह रहा है कि इस दौरान आपको अगर ये वाली स्ट्रेन एनर्जी मज़ीद चाहिए L1 से L2 तक, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द अंडर एरिया ऑफ दिस पोर्शन अंडर द ग्राफ एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ये शेप जो है ज्योमेट्रिकल शेप, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है 4 साइडों वाली, जिसकी 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और बाकी की 2 आपस में पैरेलल नहीं होती, और चारों में से कोई भी एक साइड की दूसरी के बराबर की लेंथ नहीं होती। 2 साइडें पैरेलल होती हैं, 2 नहीं पैरेलल होती, और चारों में से कोई भी साइड बराबर लेंथ की नहीं होती। ये ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया वैसे कैसे निकालते हैं वो आपको बता दूं। ये इसके 2 हिस्से फ़र्ज़ कर लें, इतना इतना ट्रायंगल का निकाल लें, हाफ बेस इनटू हाइट, और बाकी की रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड करें तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मिलके बनता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यूँ भी निकाल सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किताब पे कैसे किया उसने। तो कहता है नोट नंबर 1, ये 2 नोट कर लें। पहला नोट क्या है, कहता है इफ़ द एक्सटेंशन इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम L1 टू L2, L1 और कौन है, L2 कौन है, बार बार बात हो चुकी है, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ABCD ट्रेपीजियम का एरिया होगा ABCD। और ये नोट नंबर 2 है जी। अगली 2 लाइनें, ये नोट नंबर 2 है। कहता है कि ये जो अभी हमने बातें की हैं ये तो सिर्फ लीनियर पोर्शन ऑफ द ग्राफ की हैं, चाहे एक्सटेंशन L1 तक चाहे L2 तक हमने स्ट्रेन एनर्जी निकालनी थी। ये तो ग्राफ का लीनियर पोर्शन है, लेकिन आगे थोड़ा सा टेढ़ा भी हुआ है तो विद इन इलास्टिक लिमिट है, लेकिन नॉन लीनियर भी ग्राफ है, तब भी वो कहता है कि यही काम आप करेंगे कि दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन इज़ वैलिड या ये दिस मेथड इज़ वैलिड। ज़्यादा बेहतर है कहना चाहिए कि ये जो एरिया मेथड है, यानी टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी, इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी वी फाइंड द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये जो मेथड है कि फाइंडिंग द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी, कहता है दिस मेथड, दिस इक्वेशन की बजाय लिखना चाहिए दिस मेथड, दिस एरिया मेथड इज़ वैलिड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पार्ट्स ऑफ द ग्राफ के लिए अप्लाई होता है। इफ़ एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम O to G, this work done would be the area OHG। तो ये OHG के बराबर होगा, ये पूरा का पूरा एरिया, फिर वर्क डन इसके बराबर होगा। चलें जी, ये आपका टॉपिक बच्चों फिनिश हुआ यहाँ पे। और इसी यहाँ पे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं, सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। और इस पूरे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो जितना पोर्शन हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का कर लिया है, तो मैं आपको जल्दी से ये दिखा दूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस भी जल्दी से दिखा दूँ। 17 चैप्टर है जी। क्वेश्चंस क्लास वर्क में जो करने थे वो थे 4था, 5वां, 6ठा, 8वां और 11वां। अभी 6ठा, 8वां और 11वां जो हैं वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है कि अभी हमने वो टॉपिक अभी पढ़ने हैं, वो नहीं हम कर सकेंगे। लेकिन 4था और 5वां ये मैं आपको जल्दी से इधर ही दिखाने लगा हूँ। 4था और 5वां ज़रा देखें तो 4था शॉर्ट क्वेश्चन और 5वां ये है जी। 4था क्या कहता है, ड्रा ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, खींचिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ खींचिए फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो डक्टाइल हो यानी इलास्टिक लिमिट से आगे तक भी ग्राफ उसका आता हो, ठीक है। एंड देन डिफाइन, और फिर उसके बाद डिफाइन कीजिए द टर्म्स, कौन सी टर्म्स, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेस ही लिखते हैं मूमन किताबों वाली, ये स्ट्रेंथ है वैसे लफ्ज़। तो ज़रा गौर तो कीजिए, इसका आंसर देने के लिए भला क्या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं आपको दोबारा फिर वही एक्सप्लेन करूँ, वही सारी बातें। आप जस्ट मेरा पिछला लेक्चर दोबारा देख लें, उसका जो सेकंड हाफ था वो सारा इसी टॉपिक के बारे में था। क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करनी है किसी डक्टाइल मटेरियल की, ये रही, कर चुके हैं हम पहले डिस्कस। एंड देन डिफाइन, और फिर जस्ट डिफाइन करना इलास्टिक लिमिट को, यील्ड पॉइंट को और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को।
ये इसने इजाफी चीज़ वैसे दे दी है, कोई ज़रूरत वैसे लाजमी नहीं है, बस 3 चीज़ें डिफ़ाइन कर दें और ग्राफ ड्रा कर दें, दैट वुड बी दी आंसर। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में मौजूद है, देख लीजिएगा। यील्ड पॉइंट की भी मौजूद है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी मौजूद है। बस यही आपका काम, मैं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन दूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी होगा कि जो पूछा बस वही बताएं, ड्रा करें इस ग्राफ को और तीनों को डिफ़ाइन कर दें, दैट्स ऑल, काफ़ी है। आगे 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाई स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी से क्या मुराद है? हाउ कैन इट बी डिटर्मिंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, और इसको कैसे मालूम कर सकते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से। अब ये जो क्वेश्चन की वर्डिंग है एग्जैक्ट ठीक यही वर्डिंग, बिल्कुल यही एग्जैक्ट यही वर्डिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आए तो फिर आपने पूरा टॉपिक लिखना है, अभी अभी जो पीछे इसी लेक्चर में आपने किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो तकरीबन इतना को काफ़ी होगा जैसे इसने आंसर बनाया है। अभी अभी ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं आपके सामने, तो मैं उनको समझाने की बजाय जस्ट रीडिंग करने लगा हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, तो वर्क डन इन डीफॉर्मिंग ए मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये बातें अभी हुई हैं। और हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। A graph can be drawn between force and extension as shown in figure. If elastic limit is not exceeded, अगर elastic limit exceed नहीं हुई तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ तक। अच्छा, total work done in producing the extension L1 is equal to the sum of areas of the small parts which is equal to the area of triangle। आप इसको यूँ कर लें, is equal to the ये सम ऑफ दीज पार्ट्स, एरिया ऑफ दीज पार्ट्स, इसका इसने यहाँ जिक्र नहीं किया तो ज़रूरत भी नहीं है, बस अब दोबारा पढ़ता हूँ। टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि वो डायग्राम साथ बनानी है तो वो सामने नज़र आ रही होगी कि किसकी बात हो रही है, AOB ट्राइंगल या OAB ट्राइंगल। सो वर्क डन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ F1 इंटू L1 इंटू F1। This work is stored in the form of potential energy of the molecules due to their displacement from their mean point positions। ये बातें सारी अभी उसमें भी देखी हैं आपने लेक्चर में, बस यही काफ़ी है जी। व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी डेफिनेशन, और हाउ कैन इट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो ये 4-5 लाइनें हैं, ये काफ़ी इसका आंसर हो जाएगा अगर बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आए। और शॉर्ट क्वेश्चन फिलहाल, अच्छा ऐसे ही इसके न्यूमेरिकल जो हैं, न्यूमेरिकल इसके 6 हैं इस चैप्टर के, और उनमें से पहला आपके लिए छोड़ा गया है और दूसरा तीसरा चौथा मैंने करने हैं। तो दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है A 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी और इंक्रीज इन लेंथ 20 सेंटीमीटर है, जिसके मीटर बना लेने हैं 100 से डिवाइड करके। L और डेल्टा L आ चुके हैं। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन, खिंचाव वाली स्ट्रेन, एंड दी परसेंट एलोंगेशन। ये बच्चों एक लफ्ज़ आया है परसेंट एलोंगेशन, ये कहीं थ्योरी में कहीं भी नहीं पढ़ा था आपने, इसका मैं जल्दी से बता दूं। परसेंटेज या परसेंट एलोंगेशन क्या होती है, तो परसेंटेज एलोंगेशन बच्चों होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100। सादा लफ्ज़ों में स्ट्रेन इंटू 100 इज़ कॉल्ड परसेंट एलोंगेशन या परसेंटेज एलोंगेशन। चलिए, ये भी एक चीज़ नई है आपके लिए जो थ्योरी में नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ इस न्यूमेरिकल में उसका जिक्र है तो वो हमने कर दी। बस ये बड़ा आसान सा फिर मामला है। डेल्टा L और L गिवन है, एक तो स्ट्रेन पूछी है और दूसरा परसेंट एलोंगेशन। तो बच्चों बड़ी आसान सी बात है, टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L है, पुट करें सॉल्व कर लें, ये आ गई। और परसेंटेज एलोंगेशन मैंने बताया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 है। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये देखें वही स्ट्रेन इंटू 100, और स्ट्रेन अभी निकाली है इंटू 100, तो परसेंट एलोंगेशन आ गई। ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है परसेंटेज एलोंगेशन का जिक्र था, तो इसका चौथे न्यूमेरिकल में भी जिक्र है। तो चलिए डायरेक्ट मैं उस पर आता हूँ। पहले, व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज ए वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाई 0.01%। इस दफ़ा गिवन ही परसेंटेज एलोंगेशन, आप नोट करें, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ यानी परसेंटेज एलोंगेशन गिवन है। अच्छा, if the young modulus of the wire is 12 into 10 raised power 10 Pascal, what force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter। पहले तो ये लिस्ट देख लें। परसेंटेज एलोंगेशन गिवन है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, परसेंटेज एलोंगेशन अगर गिवन है तो यहाँ से हम स्ट्रेन बच्चों निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था परसेंटेज एलोंगेशन बराबर होती है स्ट्रेन इंटू 100। तो फिर यहाँ से स्ट्रेन हो जाएगी परसेंटेज एलोंगेशन ओवर 100। और बल्कि देखें इसने की भी हुई है कैलकुलेशंस में,
परसेंटेज एलोंगेशन या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ गिवन थी 0.01%, और स्ट्रेन होती है डेल्टा एल ओवर एल, और वो उसने फार्मूला खैर ये लिखा है, लेकिन ये बनता है परसेंटेज एलोंगेशन ओवर 100 इज इक्वल टू स्ट्रेन। परसेंटेज एलोंगेशन 0.01 ओवर 100, परसेंटेज एलोंगेशन ओवर 100, असल में आप इसकी जगह ये लिखेंगे परसेंटेज, ये है तो स्ट्रेन का फार्मूला ही, लेकिन इसकी बजाय आप यहाँ ये कर लें परसेंटेज एलोंगेशन ओवर 100 इज इक्वल टू स्ट्रेन। वो आ गई 10⁻⁻⁴। स्ट्रेन मिल गई, और क्या गिवन था, यंग मॉडुलस गिवन था, डायामीटर ऑफ द वायर गिवन था, रेडियस हमने खुद निकाल लेना है अभी जैसे बताया था बटा 2 करके। पूछा क्या क्या है, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस, और व्हाट स्ट्रेस, दो चीज़ें शुरू में पूछा था स्ट्रेस, देखें जी स्ट्रेस पूछा है और फोर्स भी पूछी है। अब बच्चों स्ट्रेन हमें मिल चुकी है, क्योंकि परसेंटेज एलोंगेशन गिवन थी तो स्ट्रेन यूँ मिल जाएगी। स्ट्रेन मालूम हो और यंग मॉडुलस मालूम हो तो स्ट्रेस पता कैसे मालूम करेंगे, स्ट्रेन भी मालूम है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन और यंग मॉडुलस मालूम हो तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, फिर तो आपके सामने स्ट्रेस तो मिल गया, फिर ये स्ट्रेन ऊपर चली गई इनटू यंग मॉडुलस। लें जी, पहला पार्ट कुछ इसी तरह ही होगा। ये देखिए यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, तो यहाँ से स्ट्रेस हो जाएगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि फोर्स निकालिए। तो बच्चों फिर जब स्ट्रेस आ गया हुआ है, स्ट्रेस मिल गया है, तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया बटे से उधर चला जाएगा तो स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगी फोर्स, और एरिया क्योंकि रेडियस गिवन था तो πr² है, स्ट्रेस अभी निकाला था, एरिया πr² है, पुट करें और सॉल्व कर लें, फोर्स भी मिल गई, सोल्यूशन मुकम्मल हुई। तीसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल, ए वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 1.5 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड बाई 1.5 मिलीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन, यानी इलास्टिसिटी के अंदर ही खींची गई है वायर। पहला काम तो ये करें जी, अभी जो बातें जो चीज़ें गिवन हैं वो सारी लिस्ट बना लें। वायर की कहता है इतनी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ वायर की L कह लें 2.5 मीटर है, उसका एरिया जी कैपिटल A, ठीक हो गया, स्ट्रेच्ड बाई इतनी फैली है डेल्टा L हो गया, फोर्स 100 न्यूटन हो गई। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 स्ट्रेन, नंबर 2 यंग मॉडुलस, नंबर 3 एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। सबसे पहले तो स्ट्रेन तो बड़ा ही आसान है, डेल्टा L भी है, L भी है, डेल्टा L ओवर L स्ट्रेन। पहला पार्ट तो ये रहा जी, हो गया, ये देखिए पहला पार्ट तो सिंपली हो गया, स्ट्रेन है चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, पहला पार्ट हो गया। और क्या पूछा था, और पूछा था यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपना स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन अभी निकाली है, स्ट्रेस के लिए भी बच्चों मटेरियल मौजूद है, एरिया भी है, फोर्स भी है, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लें जी फिर ये रहा आपके पास यंग मॉडुलस स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ चेंज इन लेंथ की बात हो रही है, तो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L। और इसने खैर उसको यूँ भी कर दिया तो तब भी ठीक है कि ये देखें ना जी, ये था फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये बना फोर्स ओवर एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ, यानी FL ओवर A डेल्टा L। ये भी सिंपल सी बात है, ये इसने यहाँ पर ये बनाई है ये। तो इस तरह भी सब फोर्स भी है हमारे पास, L भी है, चेंज इन लेंथ भी है, एरिया भी है, पुट किया। 2 पार्ट हो गए जी। तीसरा पार्ट था एनर्जी स्टोर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में देखा कि एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ F इनटू डेल्टा L, याद करें अभी देखा था, F भी है डेल्टा L भी है, पुट करें सॉल्व कर लें, बड़े आसान से इसके न्यूमेरिकल है। 5वां न्यूमेरिकल बच्चों अगला, द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर इज़ 1 मीटर, लेंथ ये डाटा में भी देख दीजिए 1 मीटर, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बता दिया, कैपिटल A बता दिया। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन, फोर्स है। और यंग मॉडुलस भी गिवन है, ये L यानी ओरिजिनल लेंथ, एरिया, फोर्स और यंग मॉडुलस गिवन है। पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट दी वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वर्क डन मतलब वही स्ट्रेन एनर्जी, ये फार्मूला हाफ F इनटू डेल्टा L। F तो गिवन है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ चाहिए हमें। तो अभी बच्चों ये देखें यंग मॉडुलस भी गिवन है, यंग मॉडुलस का फार्मूला आपके सामने है, फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और इसको फिर यूँ भी बना दिया, कैसे बनाया ये अभी तक आपके सामने पीछे भी मैंने किया हुआ है। यहाँ से डेल्टा L चाहिए तो इसको नीचे से उठा के उधर ले गए, और y उधर से नीचे आ गया तो FL ओवर AY। अब F भी गिवन, वो देखें F भी गिवन, L यानी ओरिजिनल लेंथ भी गिवन, A भी गिवन, Y भी गिवन, डेल्टा L मिल गया। और जब डेल्टा L मिल गया, चेंज इन लेंथ, फोर्स पहले ही मालूम थी, तो वर्क डन पूछा था हाफ F इनटू डेल्टा L। वैल्यू पुट करें, सॉल्व कर लें जी। थैंक यू वेरी मच।